लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है। तीसरे चरण में रायपुर में मतदान होने हैं और इसे लेकर लगातार आरोप बयानबाजी का दौर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच एशियन न्यूज़ की जो टीम है वो राजधानी के बूढ़ा तालाब पहुंची है। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। एक बार रायपुर लोकसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी जान लेते हैं। 1996 से बीजेपी का गढ़ रही रायपुर लोकसभा की सीट अभेद गढ़ बन चुकी है। कांग्रेस के लिए एक चुनौती कि किसी भी तरीके से रायपुर लोकसभा सीट को भेदना कांग्रेस के लिए एक चुनौती सा बन गया है। ये सीट इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि राज्य की राजधानी होने के नाते ये सत्ता का केंद्र रही है। यानी आप इस बात की गंभीरता इसी बात से समझ सकते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री हो चाहे तमाम नेता हो, वो राजधानी रायपुर में ही रहते हैं। उनके बंगले यहाँ पर हैं और ऐसे में हमारी जो टीम है वो लोकसभा चुनाव के कवरेज के लिए बूढ़ा तालाब पहुंच गई है। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। बीजेपी से भी लोग हैं हमारे साथ, कांग्रेस से भी लोग हैं और एशियन न्यूज़ आप तक आपकी बात सटीकता के साथ पहुंचाएगा, अनुभव के साथ पहुंचाएगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहुंचाएगा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। बीजेपी से पक्ष रखने के लिए श्रीचंद सुंदरानी जी हैं हमारे साथ, प्रदीप साहू जी हैं, कांग्रेस से धनंजय जी हैं हमारे साथ और सत्य प्रकाश जी हैं। अनियमित कर्मचारी संघ से भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि रायपुर लोकसभा में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है। इसके अलावा छात्र संगठन से भी लोग हैं हमारे साथ, एबीवीपी एनएसयूआई के सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बीजेपी का रुख कर लेते हैं। क्या कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर रायपुर लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्योंकि 8 बार के विधायक रहे बृजमोहन अग्रवाल इस बार ताल ठोक रहे हैं और मुकाबला युवा विकास उपाध्याय के साथ है। बीजेपी से पहला सवाल सर आपसे लूंगा, किन मुद्दों को लेकर लोकसभा में बीत जाएंगे और क्या लगता है इस बार? देखिए, विकास हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है और विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विकास चुनाव लड़ रहा है वो विनाशकारी विकास है। हमारे साथ विकास है क्योंकि 8 बार बृजमोहन जी चुनाव जीते हैं और शहर का विकास किए हैं। जब यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, सोडियम वेपर लैंप लोगों ने नहीं देखा था, अगर उसकी शुरुआत किसी ने की तो बृजमोहन अग्रवाल जी ने की। हमारे साथ मोदी जी की गारंटी है, हमारे साथ विष्णुदेव साय जी की 4 माह की सरकार में हमने 100% बड़े वादे पूरे किए। कांग्रेस पार्टी की विफलताएं हमारे साथ है। कहीं न कहीं 36 वादे भूपेश बघेल जी ने किए थे, 71 विधायकों का समर्थन जिस सरकार को प्राप्त था। 36 वादे कांग्रेस पार्टी ने किए थे, 6 वादे पूरे नहीं कर पाए। लेकिन दूसरी ओर अगर हम 4 महीने की विष्णुदेव सरकार की बात करें तो हमने बड़े वादे सभी पूरे किए। 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ने इस प्रदेश को संवारने का काम किया, राजधानी को संवारने का काम किया। भ्रष्ट सरकार रही 5 साल कांग्रेस की और उस 5 साल में ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार, सरकार के नुमाइंदे अगर सट्टे में इन्वॉल्व हो जाए और सरकार के नुमाइंदे शराब की कोचियागिरी के लोगों को प्रोत्साहन देने लग जाए तो कहीं ना कहीं 5 साल में सरकार का जनादेश जो हाथ से निकल गया। कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी की बात हो रही है। एक और श्रीचंद सुंदरानी जी ने एक बड़ी बात कही है कि विकास विनाश है, तो कांग्रेस के पास जाएंगे, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। धनंजय जी हमारे साथ, सवालों का जवाब किस प्रकार देंगे क्योंकि महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है? देखिए, सवाल का जवाब नहीं देना है उनको सवाल नहीं पूछना है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनको तो ये बताना है कि क्योंकि ये तो नाकाम लोग हैं। 8 बार में आपके सांसदों ने इस शहर के लिए क्या किया, आप बताने की स्थिति में नहीं है। कोविड काल के पूरे दौरान आप देखेंगे विकास उपाध्याय लोगों के साथ खड़े थे, लोगों को राशन दे रहे थे, दवाइयाँ मुहैया करा रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे थे और सुनील सोनी घर में ताला लगाकर एसी में छुपे हुए थे। बृजमोहन अग्रवाल जी घर के बाहर नहीं निकले हैं। ये तो जनता के साथ खड़े होने की बात है ना। आप आरोप लगा दिए कांग्रेस के 36 में कुछ वादा पूरा नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव सवाल, बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, क्या बड़ी वजह है सर इसकी? देखिए, बीजेपी का कुनबा अगर बड़ा होता तो अपने कुनबे के बारे में सोचते।
उनके पास कुनबा है ही नहीं ना, वो तो किराए के नेता से काम चलाते हैं। 416 के आसपास इन्होंने लोकसभा की सीटें भी जारी की है। 116 ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जिनका कोई लेना देना नहीं है। 37 तो कांग्रेस से गए हैं और बाकी दूसरे दल से आए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, जिनके पास 116 प्रत्याशी भी किराए से लाना पड़ा है, आप उनके कुनबा की बात करते हैं। उनके पास कोई कुनबा नहीं है, इसीलिए उनको किराए का नेता चाहिए, किराए का नेतृत्व करता चाहिए। और दूसरी बात, असम के जो मुख्यमंत्री है कौन है भाई? वो कांग्रेस से गया हुआ है ना। इनके पास तो मुख्यमंत्री बनने लायक व्यक्ति नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री है ना, कहाँ से गए हो? कांग्रेस से गए हैं ना। तो इनके पास ना तो कुनबा है ना नेता है, सिर्फ 2 लोग बचे हैं, एक मोदी जी और शाह जी, बाकी सब साइड के लोग हैं। तो तीखा निशाना यहाँ पर कांग्रेस ने भी साथ दिया। आम आदमी पार्टी से भी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले नारे लगाए जाते थे, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। अब केजरीवाल जेल में है। आम आदमी पार्टी बड़ी मुश्किल चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में आपने रायपुर लोकसभा से प्रत्याशी नहीं उतारा, बड़ी वजह मानते हैं आप क्या? सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा नेता जब जेल में बंद है और ईडी और सीबीआई वाले तंग कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमको चुनाव लड़ने की बात नहीं। भारत का इतिहास साक्षी है साहब। इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया, भाजपा के बड़े बड़े नेता जेल में बंद थे। अटल अडवाणी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी हथकड़ी लगा वाला फोटो लगा करके जेल के अंदर से जीते थे। आज केजरीवाल जी और सुनीता केजरीवाल जी पूरे देश में छाए हुए। कोई एक भारत में नेता है जो मोदी जी के तानाशाही रवैया के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है? हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि मैं राष्ट्रपति होता तो, मैं प्रधानमंत्री होता तो। मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ कि मैं CD का आपको डायरेक्टर बना देता हूँ। लोकसभा रायपुर लोकसभा के लिए आम आदमी पार्टी की क्या कुछ स्ट्रेटेजी, ये बता दीजिए। हम इंडिया गठबंधन में हैं, हम कांग्रेस के साथ में हैं, इंडिया गठबंधन के अंतर्गत काम करेंगे। हमारा मुद्दा तो केवल नरेंद्र मोदी का जो ये दल बदल कराना, मुझको अभी चर्चा चल रही थी कि बड़ा 370 और 400, भाजपा के नेताओं पर विश्वास नहीं साहब। 24 घंटा कांग्रेस और अन्य दल से लोगों को बुलाया जा रहा है। आज देखिए HD देवेगौड़ा जी, उनके परिवार की घटना देखिए, क्या लोगों को शर्म नहीं आ रही है? उसके बारे में बोलना चाहिए। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हम तो जहाँ जहाँ केजरीवाल जी लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी लड़ रहे हैं, दिल्ली में, पंजाब में, गुजरात में, आप 7 जून के बाद मिलिए, रिजल्ट आपको बताएगा। जैसे आपातकाल में हुआ था वैसे अभी होने वाला है। मोदी जी का अब जाने का समय आ गया है। तो आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर मौजूद है, उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर लग रहे हैं। चुनाव तो 7 मई को होना है और नतीजे 4 जून को आपके सामने आ ही जाएंगे। लेकिन इससे पहले मुद्दों पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सत्ता का केंद्र यानी रायपुर, वहां पर हम मौजूद हैं और तमाम मुद्दों को लेकर एशियन न्यूज़ आप तक बात पहुंचाएगा, मुद्दों की आवाज़ आप तक पहुंचाएगा, लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाएगा। फिर से बीजेपी के पास चलते हैं, उनसे भी समझने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं, देखिए, मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, हालांकि वो कांग्रेस में हो चाहे कहीं भी हों, उन्होंने भी इस रायपुर शहर को बढ़ते देखा है। आज रायपुर मेट्रो सिटी की बराबरी करने की तुलना करता है तो कहीं ना कहीं इसमें यहाँ के रहे सांसदों, विधायकों और सबकी भूमिका रही होगी। उनकी योजनाओं ने ही इस स्तर पर आज शहर को लाकर खड़ा किया है कि हम नया राज्य बनने के बाद आज मेट्रो सिटीज़ को चैलेंज करते हैं। आज रही बात 40 साल से विधायक रहने की, तो यहाँ पर हमारा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट मिला भाजपा की सरकार में, मिला छत्तीसगढ़ को रायपुर का एयरपोर्ट। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है वो आया। फिर उसके बाद इनके जो प्रत्याशी हैं विकास उपाध्याय, उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा, जिसको जनता ने विधानसभा चुनाव में 40-42 हज़ार वोट से नकार दिया, और हमारे सांसद प्रत्याशी माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में इतिहास रच दिया लगभग 68 हज़ार वोट से जीतकर, तो -1,30,000 से तो इनका प्रत्याशी चुनाव लड़ना शुरू कर रहा है। तो मैं तो ये मानता हूं भैया कि इस चुनाव में बृजमोहन जी पूरे देश में नया रिकॉर्ड बनाएंगे। और जो विकास और कीर्तिमान की ये बात करते हैं, उसका मैं स्तब्ध उदाहरण दे देता हूं। अगर रायपुर के चारों ओर आपको रिंग रोड दिख रहा है और वो इतनी चौड़ी सड़कें दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं सांसद की भूमिका रही होगी। कहीं ना कहीं उस जगह सांसद ने काम किया होगा, तभी रायपुर में आज नेशनल हाईवे दिख रहे हैं। आज अगर इंटरनेशनल स्तर का यहाँ पर हॉकी स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, तो उसमें भी सांसदों की भूमिका रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इलेक्टोरल बॉन्ड एक बड़ा प्रमुख मुद्दा रहा है लोकसभा चुनाव में। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर रही है बीजेपी के ऊपर। आपसे सवाल सर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही थी। विकास उपाध्याय का भी बयान आपने सुना होगा, चुनावी चंदे वाली बात उन्होंने कही थी, बीजेपी पर आरोप लगाया था। देखिए, उनकी कहनी और कथनी में बहुत अंतर है।
और मैं बात करूंगा बृजमोहन अग्रवाल जी की, तो वो इतने लोकप्रिय व्यक्ति हैं वो कि आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में देखा होगा कि किस तरीके से जनता ने उन्हें प्रदेश में सबसे ज़्यादा मतों से जिताया और वही लोकप्रियता आज काम आ रही है। दोनों डबल इंजन की सरकार है। एक मोदी जी की जो गारंटी है, पूरे प्रदेश में आज जो माहौल बना हुआ है, निश्चित तौर से छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी में आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी को ऐतिहासिक मतों से चुनाव की जीत होगी और मुझे पूरा विश्वास है, हर एक कार्यकर्ता लगा हुआ है, काम कर रहा है और निश्चित रूप से इतिहास बनेगा। अच्छा, इसका अंतर क्या है, मुझे आप ये बता दीजिए। लगातार बीजेपी में कांग्रेस के नेता शामिल हो रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी है इसके पीछे? देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता है। अगर मैं भी कुछ समय पहले जो कि कांग्रेस में था, यूथ का प्रदेश अध्यक्ष था, मोदी जी की गारंटी जो काम आ रही है, मोदी जी का जो काम है, उनके काम को प्रभावित होकर लोग आज भाजपा में आ रहे हैं। मेरे जैसे हजारों लोग, मैं ही नहीं, मेरे जैसे हजारों लोग मोदी जी की गारंटी को प्रभावित होकर वहाँ पे आ रहे हैं और निश्चित तौर से मोदी जो काम कर रहे हैं, उस काम की जितनी प्रशंसा की जाए शायद कम है। मोदी जी को जिताएंगे इस बार? निश्चित तौर से। कितनी सीटें आ रही हैं? 400 पार पक्का? बिल्कुल निश्चित है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त हो, चाहे इनके केंद्रीय नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और छोटे कार्यकर्ता तक 400 पार का नारा दे रहे हैं। कांग्रेस इसे भी जुमला बता रही है, कांग्रेस के पास वापस चलेंगे, 400 पार का नारा दिया जा रहा है। सर, देखिए, इस राजनीतिक इस टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं कर्मचारी नेता हूं, तो कर्मचारियों के विषय में मैं अपने मुद्दे को रखूंगा। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद जो हम लोगों को निमंत्रित किया और हमारे विषय को रखने का अवसर दिए। भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि केंद्रीय योजना के जो कर्मचारी होते हैं, चाहे वो संविदा हो, दैनिक वेतनभोगी हो, दैनिक श्रमिक हो, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका हो, उन लोगों को राज्य की सरकारें ये बोलती हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारी है तो उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वेतन वृद्धि हो या अन्य प्रकार की लाभ, वो प्रदान नहीं करते। केंद्र सरकार ने बहुत दिनों पहले ही न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि कर दी है। छत्तीसगढ़ की सरकार उस पर निर्णय नहीं ले रही है। आज श्रमिक दर का जो वेतनमान है वो किसी भी स्थिति में मार्च की अंतिम तिथि तक जारी हो जाता था। आज हमें संदेह है कि 7 मई के बाद वो जारी होगा, उसमें न्यूनतम मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। तो इस प्रकार का छल कर्मचारियों के साथ क्यों? और दूसरा, मोदी जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिनको देश के अन्य हिस्सों में आशा वर्कर भी कहते हैं, उन माताओं बहनों को जिनको 8,000 से लगभग वेतन मिलता है, उनके लिए आयुष्मान की सुविधा की बात कही है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख तक के इलाज की सुविधा की बात की है। हमारे इसी छत्तीसगढ़ में जो 2,500 रुपये में रसोईया काम करती हैं, जो सफाई कर्मी है 3,000 वाले, उनसे क्या दुश्मनी है? आप उनकी न्यूनतम मजदूरी नहीं बढ़ा रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और ये लमसम 1.5 लाख मतदाता हैं और इस 1.5 लाख को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4-4 लोगों से या 10-10 लोगों से, आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा वोट बैंक हो सकता है। और ये केवल मैं 2 का आंकड़ा दिया हूँ, संविदा अगर इसमें और लोगों को जोड़ते हैं तो मैं यही मांग करूंगा कि जो कि घोषणा पत्र में कर्मचारियों के लिए बीजेपी के कुछ भी नहीं है, तो कुछ स्थान जैसे कांग्रेस ने दिया है, बीजेपी भी रखे, ताकि हमको ये भरोसा रहे कि कोई ना कोई एक दल से हमको लाभ जरूर मिलेगा। तो एक तो रायपुर में गर्मी बहुत है और बूढ़ा तालाब में इस समय चुनावी पारा हाई हो गया है। आप मुझे खुद ही देख सकते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी के बीच बीजेपी कांग्रेस के तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कौन होगा मुखिया, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो आपको 4 जून को मालूम हो ही जाएगा। कांग्रेस के पास वापस चलते हैं। सर, 400 पार का नारा, 400 पार का नारा दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि अभी मेरे साथी प्रवक्ता धनंजय जी ने कहा कि 400 से अधिक सीटों में इन्होंने जो प्रत्याशी खड़े किए, उनमें से 116 लगभग 25%, हर 4 में एक प्रत्याशी इन्होंने दूसरे दल से छीना है। तो इससे साफ सिद्ध होता है कि इनके पास नेताओं की, नेतृत्व की इतनी कमी है। इनके सर घुटने में तो हैं ही, लेकिन अब चुनाव में जिस प्रकार की हार इनके सामने, इनके घुटने ढीले शुरू होने भी हो गए, इसलिए इस प्रकार की रणनीति अपना रहे। अभी आपने सवाल पूछा था मेरे भाजपा के साथी से इलेक्टोरल बॉन्ड पे, उन्होंने इलेक्टोरल भी नहीं कहा और बॉन्ड भी नहीं कहा, बाकी सारी चीज़ें कहीं। खंबे से बकरी को बांधो और गोल गोल घुमाओ, जो करते हैं वही अभी करके बताया है। जहाँ तक रायपुर के सांसद की आप बात कर रहे हैं, तो आज इस देश में आप कंप्यूटर पे, वेबसाइट पे जाके जो जानकारी जानना चाहें जान सकते हैं। और मैं एक छोटी सी जानकारी आपके साथ साझा करता हूं कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी से आदरणीय रमेश बैस जी जो यहां से सांसद रहे हैं, वो सबसे ज्यादा निष्क्रिय सांसद रहे हैं। सबसे कम सवाल, सांसद के 2 काम होते हैं, लेकिन जनता ने 6 बार चुना उन्हें। सांसद के 2 काम होते हैं। प्रथम होता है संसदीय कार्य करना, वहां पे सवाल पूछना, अपनी जनता के हित की बातें करना। उन्होंने सबसे कम सवाल पूछे, सबसे कम अटेंडेंस सांसद किसी की रही है तो रमेश बैस की रही है, पहली बात। दूसरी बात, सांसद को जो प्रतिवर्ष उनको निधि मिलती है एमपी लाइट स्कीम के तहत, उस योजना के जो पैसे मिलते हैं उनका क्या किया उन्होंने? एक पत्थर बता दें, एक खंबा बता दें, एक सड़क पे एक दाना बता दें जो उन्होंने बनवाया हो, कुछ नहीं किया। निष्क्रिय सांसद थे। जनता भी जान चुकी है, जनता विकास के साथ है और इसलिए विकास उपाध्याय को जिताने वाली है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या बोलेंगे सर?
इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का तो मुद्दा सर सब देख रहे हैं, लगातार सबने पढ़ा है, देखा है किस तरह सुप्रीम कोर्ट से फटकार पाने के बाद उसको बताया गया, और बताया गया तो जानकारी जो सामने आई आपने भी देखा है कि कोरोना के जो है वैक्सीन बेचने वाली कंपनी पहले पैसा देती है, उसके बाद उसको वैक्सीन बनाने का काम मिल जाता है, उसको वैक्सीन का बड़ा आर्डर मिल जाता है। तो स्पष्ट है कि धंधा, चंदे में धंधा मिला है सब लोगों को। और अभी हमारे साथी लोग जो सब चर्चा कर रहे हैं सांसद की और 400 पार की, 400 पार एक जो जुमला जो चल रहा है, क्योंकि वो 15 लाख की तरह का जुमला है कि, और अभी हमारे मित्र कह रहे थे ना कि कहीं ना कहीं सांसद की भूमिका दिखती है, कहीं ना कहीं सांसद की भूमिका दिखती है। वो कहीं ना कहीं क्यों दिखती है, कहीं दिखती क्यों नहीं है कि ये काम सांसद सुनील सोनी ने करके दिखाया, ये काम रमेश बैस जी ने करके दिखाया। आखिर 5 साल के अंदर रमेश जो है सुनील सोनी जी को जो है विदाई देने की नौबत क्यों आ गई? 5 साल सुनील सोनी शहर में नजर क्यों नहीं आए? वर्तमान सांसद पर तंज कसा है, निष्क्रिय बता दिया उन्हें। देखिए, वर्तमान सांसद महापौर भी रहे हैं, इस शहर के सौंदर्यीकरण में उनकी भूमिका रही है। और रहा सवाल अगर दोबारा अवसर नहीं मिला, ऐसा कांग्रेस के मित्र कहते हैं, तो उनके लिए अवसरों की बात करें तो बहुत अवसर मिले और आगे भी बहुत अवसर मिलेंगे। रहा सवाल हमारे यहाँ तो नए नए लोगों को अवसर मिलता है, लोकसभा में, विधानसभा में बार बार प्रत्याशी बदलकर अवसर देने का काम किया जाता है और लीडरशिप को आगे लाने का अवसर मिलता है। और बार बार ये कहते हैं कि 115-16 सांसद कांग्रेस से आए हुए लोग लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम अच्छे लोग जो कांग्रेस में अच्छे लोग रहे, अच्छी राजनीति करते रहे, जनता में जिसका आधार रहा, वे अगर हमारे घर आना चाहते हैं, हमने किसी को बुलाया नहीं, वे खुद कांग्रेस पार्टी अपने। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिए आप। देखिए, इस देश में अम्बेडकर जी ने कहा था कि लोकतंत्र में अगर व्यक्ति पूजा चालू हो जाए तो वो सबसे खतरनाक होती है। यहाँ पर एक मोदी जी ने अब स्वयंभू सफ़ेद दाढ़ी और सब लगाकर इतना प्रोपेगेंडा किया, मेरे चेहरे पे वोट दो, मेरे चेहरे पे वोट दो। भाई, आप उस समय कहाँ थे जब 2014 पे आपने वादा किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे? 2014 में 20 करोड़ रोजगार का वादा हुआ था। आज आप देख लीजिए कितना यहाँ पर वादा किया गया, पूरा हुआ वो? 35,000 इनके स्टार्टअप्स 2023 में बंद हो गए। आपने सबसे ज़्यादा छलने का काम युवाओं को किया, उनके पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है। जो युवा 20 साल का था, आपको पहले 2014 में वोट दिया, उसने इस वादे से दिया था कि आप रोजगार देंगे। उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया, आपने बालाकोट और ये सब पे, राष्ट्रवाद पे ले लिया वोट। आज उस युवा की उम्र हो गई 30 साल। इस बीच पेपर, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र भी उतनी ही है। क्या करते हैं आप? मैं भी कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी का। पढ़ाई भी करते हैं? और पढ़ाई भी कर रहा हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? साथ में बीकॉम कर लिया मैंने, अब सेवा कर रहा हूँ कांग्रेस की। तो छात्र भी हमारे साथ जुड़े, और जब छात्र की बात आती है तो छात्र राजनीति की भी बात करना बहुत ज़रूरी है। एबीवीपी NSUI के कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एबीवीपी से भाई हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। भाई साहब, लोकसभा का मुद्दा केवल लोकल मुद्दा नहीं होता, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस का मुद्दा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आज 20 साल का हूं। 2003 में कांग्रेस के समय में एक MMRCA फाइटर जेट खरीदने की डील की बात होती थी। जब मैं 16 साल का हुआ तब भी वो बात ही होती रही, और जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने 36 रफाल खरीदे और 200 तेजस के ऑर्डर दिए, तब एक विद्यार्थी को, एक राष्ट्र में पाकिस्तान और चीन के बीच रहने वाले एक भारत के नागरिक को गर्व होता है। और जब कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक पन्ना भी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी को नहीं दिया, तब एक सिटीजन को शर्म आती है, तब एक छात्र को शर्म आती है। कांग्रेस की सरकार में 70 साल में 7 एम्स बने, और एनडीए के 10 साल की सरकार में 23 नए एम्स बने। एम्स की बात कर दी है सर, यहाँ तो एम्स की बात हो गई। नहीं, निश्चित रूप से एम्स पूरे देश में खुले। हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी एम्स आया, और स्वास्थ्य के दिशा में जितना मोदी जी की सरकार और अटल जी की सरकार ने काम किया, सड़कों के निर्माण में जितना अटल जी की सरकार ने ध्यान दिया, सूरसासुरी के बाद अगर किसी को पहचाना गया तो अटल जी, और आज नितिन गडकरी जी को पहचाना गया सड़कों के नाम पे। पूरे देश में सड़कों का जाल अगर बैठा, आज आम आदमी को अगर स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध हो रही, तो निश्चित रूप से मोदी जी की और अटल जी की इसमें भूमिका रही। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की, सर कांग्रेस की भूमिका नहीं रही। कांग्रेस की भूमिका तो कहीं दिखती नहीं साहब। कांग्रेस कितनी भी बात कर लें, आज अगर वो नकल करें घोषणा पत्र में, बिल्कुल बिल्कुल, तो कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है, इन्होंने कह दिया कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। सत्यप्रकाश जी, कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है कह दिया इन्होंने। उनका तो काम यही है
70 साल में मेरे ख्याल से अगर वो पूछे, वो शायद वो खुद या उनके पूर्वज किस स्कूल में पढ़े होंगे तो बता देंगे कांग्रेस की क्या भूमिका रही होगी। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, उन्होंने बहुत बात की। देखिए, देश जब 111 नंबर भुखमरी में होता है ना तो बहुत शर्मसार होता है देश में। जब मणिपुर जैसा कांड होता है, मोदी जी कुछ बोलते नहीं तो देश बहुत शर्मसार होता है। और अभी अगर एक पार्टी उनका जो गठबंधन है उनका क्या दुष्कर्म किया तो देश बहुत शर्मसार, उस पर भी बात कर लीजिए। तो देखिए, सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी की सरकार यहाँ चल रही है। देखिए, जनता को मुद्दे पर बात करनी, जनता को जवाब चाहिए। जो इन्होंने महंगाई की बात की थी, बेरोजगार की बात की थी, 15 लाख की बात की थी, उसका जवाब चाहिए। ये इन्होंने एक भी जवाब आज तक नहीं दिया। मोदी जी का भाषण सुन लीजिए, मोदी जी कभी विकास की बात नहीं करते, कभी रोजगार की बात नहीं करते, कभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में माफी उन्होंने नहीं मांगी, मणिपुर पे बात नहीं करेंगे। तो मुद्दा ये राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं गए कह रहे हैं। देखिए, राम मंदिर जब सनातन के सबसे बड़े आचार्य जो है, सबसे बड़ा उनको इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, राष्ट्रपति जी को निमंत्रण नहीं दिया, तो देखिए इसीलिए हमने उनको, देखिए कांग्रेस के नेता थे आचार्य प्रमोद कृष्णन, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता थे, है ना, और वो शिलान्यास में चले गए राम मंदिर के तो उनको निकलवा दिए। उनको वहां पर बैठे जयराम रमेश ने, जिनके नाम में खुद राम है, प्रभु श्री राम का नाम है, क्योंकि उनके पार्टी का एक साधु। सुनिए ना, इनसे पूछ लीजिए ये राम मंदिर के शिलान्यास में कौन कौन गए थे, इनसे पूछ लीजिए पहले। राम मंदिर, अरे आप क्यों नहीं गए? सुन लीजिए आरोप लगाया सर उन्होंने, वो आरोप लगा रहे हैं। जब आप सुनो ना, मुझे एक बात बताइए, सुन लीजिए ना भाई, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के लिए, उनके दर्शन करने के लिए ये निमंत्रण देने वाले लोग कौन होते हैं? मुझे वो मेरा राम है, मेरे आराध्य हैं, ये कौन होते हैं निमंत्रण देने वाले? ये राम जी के नाम से राजनीति कर रहे हैं, ये कौन होते हैं? ये इनकी क्या राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं, राम तो सबके हैं, विश्व के भगवान हैं, पूरे विश्व के भगवान हैं। आप कौन होते हैं तो जाना तो चाहिए, पूछिए आज तक गए? राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह कांग्रेस ने खड़ा किया, राम सेतु को काल्पनिक बताया, राम को काल्पनिक बताया। ये चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप। पत्रकारिता विश्वविद्यालय से विद्यार्थी भी हमारे साथ हैं। आप पत्रकारिता विश्वविद्यालय से, मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास, मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास, मैं वापस आऊंगा आप लोगों के पास, मैं वापस आऊंगा। इससे पहले पत्रकारिता विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है। चुनावी बहस तो चलती रहेगी, लेकिन विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है ये भी जानना बहुत जरूरी होगा। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास भी आऊंगा और आपके पास भी आऊंगा। इससे पहले छात्रों के मुद्दे उठाना भी बहुत जरूरी, क्योंकि विश्वविद्यालय के छात्र भी हमारे साथ, उनसे भी उनकी समस्या जान लेते हैं। देखिए, दोनों पार्टियां मंदिर की बात कर रही है। जो इस प्रदेश में राजधानी में शिक्षा की मंदिर की जो दुर्दशा है उस पर कोई बात नहीं किया। मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ, पत्रकारिता विश्वविद्यालय में पिछले 4 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ। वहाँ ऐसी कई मूलभूत असुविधाएं हैं जो आज तक पूरा नहीं। हमारे पास फैकल्टी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, गंदे बेंच डेस्क पे हम पढ़ाई करते हैं। साहब, हमारे लिए ना कांग्रेस बात करिए ना बीजेपी, केवल मंदिरों पे बात हो रही है। शिक्षा के मंदिर पे कौन बात करेगा? युवा के रोजगारों के लिए कौन बात करेगा? छात्रों का भविष्य कौन गढ़ेगा? मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ सर। चाहते क्या हैं आप? जो छात्रों के हित में बात करेगा, आप शिक्षा के मंदिर पे बात कीजिए। राम मंदिर सबके हैं, राम सबके, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी राम को। छात्र कह रहे हैं भटका रहे हैं, छात्र कह रहे हैं भटका रहे हैं, राम के नाम पर भटका रहे हैं, अलग अलग विषयों पर भटका रहे हैं। छात्रों के लिए क्या है, शिक्षा के मंदिर के लिए क्या है? मैं आम जनता हूँ, आप जहाँ पर बैठे हैं दोनों पार्टी के लोग हैं, ये बूढ़ा तालाब यहाँ के राजनेताओं और अधिकारियों के लिए दुधारू गाय है। कोई भी महापौर बनता है नई स्कीम आ जाती है, आज तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया। क्षमा करेंगे दोनों पार्टी के लोग, मैं किसी पार्टी की नहीं हूँ। और ये जो लोकसभा के इलेक्शन है सर, ये राम भगवान या स्थानीय मुद्दा नहीं, ये तो देश की मुद्दा है और लोग देश पर निर्णय लेंगे। जहाँ तक यहाँ के दो प्रत्याशी हैं, माननीय बृजमोहन अग्रवाल को भी जानता हूँ, माननीय विकास उपाध्याय को भी जानता हूँ। बृजमोहन अग्रवाल से व्यक्तिगत जुड़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि उनके दर में जो जाता है। और सर, हम यहाँ कितना भी चर्चा कर दें, खुरबहरीन, श्यामलाल, प्यारेलाल, इनको क्या मिल रहा है, तो शिक्षा का क्या हो रहा है? मैंने शिक्षा के लिए माननीय बृजमोहन भैया से बात करी थी। उन्होंने कहा, देखिए सर, यहाँ स्कूलों में शिक्षक नहीं है। माननीय भूपेश बघेल जी का बहुत अच्छा था आत्मानंद, दुर्भाग्य है कि वहाँ स्कूल नहीं, शिक्षक नहीं दिए। हिंदी के स्कूल के टीचर लोगों को वहाँ दे दिए। अब क्या हुआ, इससे हिंदी के बच्चे वंचित हो गए। अब इसी उसमें संविदा में नियुक्ति की। और सर, एक चीज़, मैं रजिस्ट्रार रहा हूँ 39 साल, जब तक आप किसी अधिकारी कर्मचारी को पेट नहीं भरेंगे, उनका भविष्य स्थायी नहीं रहेगा। आप सही कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ बस मेरा उद्देश्य यह है कि दोनों पार्टी से सर, आप काम की बात, मैं छोटी छोटी 2 बात कहना चाह रहा हूँ। एक अभी सुंदरानी जी चले गए, वो कह रहे थे कि हम लोग किसी को बुला नहीं रहे हैं। इन्हीं की पार्टी कह रही थी कि हम लोग प्रवेश उत्सव मना रहे हैं।
लोगों को खोज खोज के लाओ, इन्हीं की पार्टी की बैठक में तय हुआ कि लोगों को लाओ, बुलाओ, कैसे भी प्रवेश कराओ। दूसरी बात ये है कि 70 साल कहते हैं, 70 साल में जो है पेट्रोल और डीजल पर जो है 2014 में पेट्रोल पर 9 रुपये लगभग उत्पाद कर था, डीजल पर लगभग 3 रुपये उत्पाद कर था। जो अभी पेट्रोल पर 10 साल में फिर जो है वो 15 रुपये और 14 रुपये पहुँच गया है। तो ये 70 साल और 10 साल का अंतर है कि 70 साल में आप यहाँ तक पहुँचे हैं और 10 साल में लूट यहाँ तक पहुँची है। पेट्रोल और डीजल के कच्चे तेल की जो कीमत थी वो जब $140 प्रति बैरल थी तब पेट्रोल 71 रुपये में बिक रहा था। जब कच्चे तेल की कीमत 90 रुपये प्रति डॉलर जो है बैरल है तब पेट्रोल 101 रुपये में बिक रहा है। तो ये लूट कहाँ है, किसके लिए हो रही है ये लूट? ये जनता से लूटे गए पैसे को अपने लोगों को बांटने के लिए हो रहा है। पेट्रोल डीजल की यहाँ पर बात हो गई, प्रमुख मुद्दा रहा 2019 के भी लोकसभा चुनाव में और 2024 के भी लोकसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दा सा बन गया है। महिला नेत्री हमारे साथ, महिला हैं आप, महतारी वंदन योजना बीजेपी लेके आई है, कितना फायदा मिलेगा बीजेपी को? वो तो फायदा इस विधानसभा चुनाव में मिल ही गया है और सबसे ज़्यादा फायदा महतारी वंदन क्यों? चूँकि एक महिला जब वो घर में गरीबी की स्थिति में और बहुत सारे तकलीफ़ों का सामना कर रही है, उस स्थिति में अगर महतारी वंदन आ जाता है, योजना जो आती है और 1000 रुपये माता बहनों को मिलता है, उसका लाभ तो बहुत अच्छा विधानसभा में देखने को मिला और अब इसमें भी देखने को मिलेगा। सरकार बन रही है बिल्कुल 100%। कितनी सीटें आ रही? पूरे सीट आ रही है हमारी की पूरी सीट आ रही है। आश्वस्त हैं आप? बिल्कुल, क्योंकि जब जा रहे हैं माता बहनों के तो बोले आप बिल्कुल प्रचार मत कीजिए, हम भाजपा में ही बटन दबाएंगे, ये दूर से ही सब बोल रहे हैं। तो महतारी वंदन योजना एक ऐतिहासिक योजना रही छत्तीसगढ़ सरकार की, लाभ भी मिला। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सबसे पहले इसका जिक्र किया और बीजेपी की सरकार बनी, प्रदेश में 54 सीटें बीजेपी जीत कर आई। एक बड़ा मुद्दा भारतीय जनता ये भी मानती है कि महतारी वंदन योजना के चलते उसे महिलाओं का वोट मिला, बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेंगे क्योंकि कांग्रेस महालक्ष्मी गारंटी योजना लेकर आ रही है। सर देखिए, इस देश की महिलाएं जो गृहिणी भी है, जो कामकाजी भी है, जो एक माँ भी है, एक बहन भी है और एक बेटी भी है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद सबसे ज़्यादा प्रताड़ित और परेशान है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इस पूरे देश में 1,23,00,000 महिलाओं से काम धाम छीना गया है। आप गृहस्थ में चले जाइए, वहाँ पे इतनी महंगाई है, मोदी निर्मित महंगाई देखेंगे आपकी महिलाएं सिलेंडर को साइड में रख के चूल्हा में खाना बनाने मजबूर हो गया। कोविड काल के दौरान देखेंगे जब महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा तो इस देश में महिलाएं अपने मंगलसूत्र, कान की बाली, हाथ की चूड़ी, पैर की पायल, लगभग 60,000 करोड़ के गहने बेचने के लिए मजबूर हुए मोदी जी की सरकार में। उनको मदद नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है जो महिलाएं मंगलसूत्र बेचे हैं मोदी सरकार में, अपने कंगन बेचे हैं, अपने कान की बाली बेचे हैं ना, उनके खाता में 1 लाख रुपए देंगे, क्योंकि महिलाएं घर चलाती है और महिलाओं को जब हम मजबूत करेंगे ना तो घर का बच्चा भी सुपोषित होगा, उसके पति को मदद मिलेगा। और मोदी जी तो मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन मंगलसूत्र बिका उस समय नरेंद्र मोदी मौन थे। जिस प्रकार से आप देखते हैं ना, तो महालक्ष्मी योजना कांग्रेस पार्टी की जो 1 लाख रुपए प्रति महिलाओं का अच्छा रुझान है, देंगे, निश्चित तौर पर देंगे। क्या देंगे? 101% देंगे। सरकार आ रही है, 101% सरकार आ रही है, 101% सरकार आ रही है, 101% मिलेगा। कह रहे हैं सरकार आ रही है कांग्रेस की, तो आ ही रही है। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, पहला चुनाव हुआ, पहला चरण का। दूसरा आप देखिए मोदी जी हो या इनके तमाम नेताओं के भाषण बदल गए। आपने देखो किस तरह के धर्म की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है, भाई भाई को लड़ाने की बात हो रही है, विकास की बात कहीं नहीं हो रही है, मंगलसूत्र की बात हो रही है, राम मंदिर, मतलब धर्म की बात हो। तो क्यों ये हुआ है? ये दिखता ना, डर कहीं ना कहीं आप में अंदर है कि पहले चरण के बाद जो आपका, दूसरे चरण के बाद जो आप जनता का जो रुझान है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ, विपक्षी गठबंधन की तरफ है। इसीलिए, और हमारी सरकार बनेगी तय इनको भी मालूम है, अंदरूनी तौर पे इनको भी मालूम है कि इनका वीडियो खूब वायरल हुए, बीजेपी कार्यकर्ता तक बोलते हैं महंगाई बेरोजगारी की वजह से चुनाव कम पड़े हैं। तो यही क्यों हो रहा है? महंगाई बेरोजगारी चरम। महिलाएं, जो इन्होंने महिलाओं की बात की, अरे मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रहे? अभी गठबंधन किसके साथ है इनका? महिला खिलाड़ी वहाँ पे जनता में बैठ रहे, क्यों नहीं इस पर जॉब करते? युवा अगर रोजगार बांधना लाठियां देते हैं तो ये मालूम है। अग्निवीर योजना जो लेके आया वो युवा प्रताड़ित है। तो ये इस तरह के युवा हो, महिला हो, कौन सा वर्ग के लिए उन्होंने काम किया हुआ? किसानों की बात करिए, ये देश की दुर्दशा, किसान जवान आमने सामने पहली बार 70 साल दे रहे हैं। 1,000 रुपए में छत्तीसगढ़ की महिलाओं को खरीद करके वोट आप लेना। अच्छा होता उस महिलाओं को 1,000 रुपए का कोई रोजगार देते, अपने पैर में खड़े होते सम्मान से। आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या है इस बार की लोकसभा? हमारी भूमिका केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ और शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के खिलाफ। हमने अपने जवानी में एक पिक्चर देखा था, महंगाई मार गई,
बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। कोई नेता भाजपा का देश में हो या प्रदेश में महंगाई के बारे में एक शब्द नहीं बोले। मोदी की गारंटी का छाती पीट रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बोले थे 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, आज मिल रहा है क्या बताइए? तो झोलटू राम बनाने से वोट नहीं मिलेगा, राम भगवान सब ऊपर से देख रहे हैं। महंगाई की इन्होंने बात कर दी है, महंगाई की बड़ा मुद्दा रहा है महंगाई की। 2014 से आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। से देखिए ना, 2004 से 2014 तक भी देखिए, पहले 2004 से 2014 तक, 2004 में क्या था पेट्रोल का? 2014 में पेट्रोल कितना था? 28 रुपए, 33 रुपए। उसको 70 रुपए तक किसने पहुंचाया? कांग्रेस ने पहुंचाया। सिलेंडर बताइए। सिलेंडर का भी रेट वैसे ही बढ़ा। सिलेंडर का कैसे लाइन लगता था पहले? 2-2 दिन खराब हो जाता था। एक मिनट मुद्दे की बात करना चाहूँगा। आप पार्टी वाले भैया 2 बार मैं मुद्दे की बात करना चाहूँगा। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं। आपकी तो पंजाब में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार है। कभी ये क्षेत्रीय पार्टियों को भी तो घेरो आप लोग। आप सिर्फ और सिर्फ मोदी की महंगाई, मोदी की 14 राज्यों में, सुन लीजिए, 14 राज्यों में यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है जिसके आप गठबंधन में हैं। आपका चलिए, माहौल पूरी तरीके से गर्म है, माहौल पूरी तरीके से गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आम जनता क्या कहती है लोकसभा चुनाव को लेकर? आम जनता क्या कहती है? क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसा कि अभी महोदय ने ये कहा था कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मोदी जी के कारण महिलाओं ने जेवर बेचे। लेकिन मैं अगर यहाँ पे सिर्फ राज्य की बात करता हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य की, तो यहाँ पे जेवर बेचे हैं और महिलाओं ने बेचे हैं, लेकिन वो बेचे हैं भूपेश बघेल सरकार के कारण। कारण ये है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्होंने, मैं छत्तीसगढ़ छात्रपालक संघ का अध्यक्ष हूँ, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ ये बात कि मैं खुद मुख्यमंत्री महोदय के पास गया था, मैं खुद शिक्षा मंत्री महोदय के पास गया था, और सिर्फ इसलिए कि कोरोना काल में जो प्राइवेट स्कूल नहीं लग रहे हैं उसके बाद भी फीस कम की जाए। लेकिन इन लोगों ने किसी ने नहीं सुना, और मैंने खुद कई महिलाओं को देखा है जिन्होंने अपने जेवर बेच करके बच्चों की फीस जमा की है, तब उनको अगले क्लास में प्रमोट किया गया है। तो ये तो है कांग्रेस का चरित्र, और यही कारण है कि वो अगली बार रिपीट भी नहीं कर पाए, पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बाद भी रिपीट नहीं कर पाए। दूसरी बात, रही बात चाहते क्या हैं आप? चाहता हूँ कि अगर मान लो इन लोगों को इतना ही लगता है कि हाँ हम आ ही रहे हैं, पूरी तरीके से आ रहे हैं, तो क्या नाम है, फिर इतना वो क्या करना? आपने जो घोषणा पत्र, आप किसको चाहते हैं? आप किसको चाहते हैं? मैं तो बीजेपी को चाहता हूँ, बीजेपी को चाहता रहूँगा। लेकिन एक सेकेंड क्यों बता रहा हूँ। मैं आप लोगों के बीच में नहीं बोला था, सुन लीजिए। ये बात तो आप मान लीजिए कि धर्म को, राष्ट्र को, संस्कृति को यदि बचाने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है, और हम उसी को लेकर के आगे चलते हैं। एक सेकेंड, पूरी बात सुन लीजिए। मैं बीच में नहीं बोला था, अब आप सुन लीजिए। मुझे भी पता है कि यदि, चलो आप लोगों ने राम मंदिर के बारे में इतना बोला, कोई भी बनवा सकता था, लेकिन क्यों नहीं बनवा पाए? टाइम था आपके पास, आप लोग शुरू से थे, लेकिन आपने हमेशा उसको। एक बार फिर से धर्म का मुद्दा आया है। धर्म के मुद्दे को लेकर बात करेंगे। धर्म बचाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, कह रहे हैं। अरे भैया, मेरे को उनकी बात पर बड़ा शर्म आ रहा है। मोदी जी सब शपथ लेते हैं, क्या बोलते हैं? मैं नरेंद्र भाई मोदी सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के अंतर्गत जाति, धर्म, संप्रदाय से पृथक रहूंगा। ये राम को लाए हैं तो हम इनको लाएंगे। अरे राम तो 5000 साल पहले आए थे, जब मोदी जी के पूर्वज लोग जन्म नहीं लिए थे। ये जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद इस देश में ज्यादा दिन तक न चला है, न चलेगा। और ये जो दल बदल करा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार करा रहे हैं, भारत में कोई भी भाजपाई भ्रष्टाचारी नहीं है। ठीक है, मंदिर की बात की है इन्होंने, मंदिर की बात की है। देखिए आम आदमी के नाम पे बीजेपी का चोला पहन के आए हुए आम आदमी है। ये राम मंदिर की बात करते हैं, क्या मोदी ने बनवाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, पूरे देश से चंदा होके गया पैसा वहाँ पे, उसके पूरे देश का उसमें योगदान है। और ये कभी भी, मैं भाजपाइयों से भी बोलना चाहता हूँ, कभी भी मुद्दे की राजनीति नहीं करते, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। ये आज देश महंगाई से जूझ रही, बढ़ती असमानता से जूझ रही, लेकिन ये उस पर बात नहीं करेंगे। देखिए, मैं बहुत आराम से एक चीज़ बताना चाहूँगा। क्रोनोलॉजी में आपको समझा रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी जब,
गठबंधन की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद ने बोला कि राम मंदिर नहीं बना सकते, मैं गठबंधन की सरकार, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टेटमेंट था। जब मोदी जी की सरकार आई तो विपक्षी दलों ने बोला तो कि आप या तो कोई ऑर्डिनेंस ले आए या कुछ भी ले आए कि राम मंदिर बनाइए, तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो इनकी होगी कि हमने बनाया। तो ये दिखता है कि इन्होंने सिर्फ चुनावी फायदा लेने का। और एक और बात, अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसको बोलते हैं व्हाट अबाउटरी। साहब सुनिए, अंग्रेजी में एक शब्द होता है जिसको कहते हैं व्हाट अबाउटरी। जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने काला कोट क्यों पहना है तो बोलेंगे उसने तो सफेद पहना है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2014 का नारा क्या था? बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने इन्हीं से सवाल पूछा था महंगाई पे, ये क्या कह रहे हैं? व्हाट अबाउटरी। उनसे पूछ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रांत में भाजपा की सरकार है। सवाल जवाहरलाल नेहरू से पूछेंगे, सवाल नरेंद्र मोदी से पूछेंगे। क्या कहेंगे? अरे मैं इनसे ये कहूंगा 2014 के पहले इनकी सरकार थी, ठीक है, ये बहुत अच्छा बोले। इनके गृह मंत्री संसद में बैठ के जब ये बोलते हैं कि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट दे सके, तो अगर हमने बुलेट प्रूफ जैकेट दिया सेना को, देश के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया, हर घर जल योजना दी, कोरोना में क्या दिया पूछते हैं, हम 2029 तक 5 किलो मुफ्त अनाज दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं? 70 के दशक में राहुल गांधी की दादी गरीबी हटाओ के नारे के साथ चुनाव लड़ी थी, और आज 70 साल बाद, 70 साल राज करने के बाद राहुल गांधी फिर से इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, गरीबी हटाओ की। तो ये वो लोग हैं जो 70 साल राज किए और गरीबी हटा नहीं पाए और आज उस मुद्दे को वापस लेकर के आए। तो ये किस, चलिए, तो चुनावी पारा हाई है, लोकसभा के चुनाव हैं, कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आम आदमी पार्टी के पास भी जाएंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। आम आदमी पार्टी की भी बात सुनना बेहद जरूरी है। बताइए। बीजेपी सिर्फ झूठ, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री से अगर सवाल कर, आपके कार्यकर्ता हैं आप? हाँ, आम आदमी पार्टी। कौन से दायित्व में? नहीं, कोई भी पद नहीं है, आम कार्यकर्ता हैं आप। इन लोग महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते? इन लोग अगर मुस्लिम, मंदिर, पाकिस्तान के हिसाब से लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है? सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। महंगाई के अलावा, क्योंकि जो जनवरी में, आपको मैं बता रहा हूँ, जो चावल के रेट 70 रुपये था वो आज 90 हो गया है। सब चीज़ का रेट, यानी मतलब एक सिर्फ चावल नहीं, गेहूँ नहीं, सभी चीज़ का रेट बेतहाशा वृद्धि हुई है पिछले 3 महीनों के अंदर। और 5 किलो की बात नहीं है, हर किसी को नहीं मिलता 5 किलो अनाज, लेकिन इन लोग महंगाई पर बात ही नहीं करेंगे। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इसके अलावा और किसी चीज़ पे नहीं। उन लोग ने तो स्कूल, आरोप में ही है ना, केजरीवाल जी आरोप में है। क्या प्रूफ है कि आरोप आप पूरा करोगे? आखिर मनीष सिसोदिया जी को बोले आप भाई यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ धर्म की राजनीति होती है इनकी। कोई कह रहे हैं डरते हैं नरेंद्र मोदी केजरीवाल से। नरेंद्र मोदी केजरीवाल से यदि डरते तो केजरीवाल जी क्यों इस घोटाला करना पड़ा? पूरे पंजाब में आपने जो सरकार बनाई वो शराब पैसे के घोटाले से सरकार बनी है। उस महिला नेत्री, उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे। एकमात्र शक्ति भी है इस बीच में, उनसे भी जानने की कोशिश। देखिए, अभी तो महंगाई का कोई विषय चल ही नहीं रहा है, क्योंकि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमको महंगाई से कोई मतलब नहीं, हम राष्ट्र हित के लिए मोदी जी को लेकर के आएंगे। हमको भारत चाहिए, राष्ट्र हित चाहिए है, और हम उनको लाएंगे, और राष्ट्र हित के लिए मोदी जी आ रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, देश में एक मिनट, मैं करता हूं, मैं आपसे एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास। देश में, मेरी बात सुनिए आप, मैडम मेरी बात सुनिए। देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, महंगाई पर बात क्यों न की जाए? इसके पीछे का कारण बता दीजिए आप। क्या है, देखिए, महिलाएं जो है वो मोदी जी से बहुत खुश है। सवाल 1000 रुपए की नहीं है, एक महिला के लिए उसकी इज्जत बहुत प्यारी होती है। जो खुले में शौच करते थे, खुले में शौच करते थे, बाहर में शौच करते थे, उनको शौचालय से जोड़ करके मोदी जी ने एक लोगों का शौचालय दिए हैं। चलिए, फाइनल क्वेश्चन लेंगे।
वोट यात्रा का फाइनल क्वेश्चन कांग्रेस से लेंगे, कांग्रेस की अंतिम प्रक्रिया जानेंगे, कांग्रेस की अंतिम प्रक्रिया जानेंगे। आपसे अंतिम सवाल है, निष्कर्ष क्या कुछ निकलता है लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, निष्कर्ष यही निकलता है कि मोदी सरकार ने 2014 में जो वादा किया था यहाँ पे महिला सुरक्षा और महंगाई के लिए और रोजगार के लिए, 10 साल में जनता जान चुकी है कि जिस हिसाब से मणिपुर देख रही है, जिस हिसाब से उन्नाव देखिए, जिस हिसाब कठुआ देखिए, और जिस हिसाब पीएम देवगौड़ा का जो भतीजा है वो अभी फरार हो गया, देख चुकी है। तो ये जो संदेश खाली क्यों नहीं देखे? शहबाज शेख नहीं दिखा तुमको? ये 5 चीज दिखती है अपने गठबंधन। अरे प्रधानमंत्री तो उनका कार्रवाई करे ना, हिम्मत है तो कार्रवाई करे ना, कार्रवाई क्यों नहीं करते? विद्यार्थी से भी जानना बहुत जरूरी है, विद्यार्थी से भी जानना जरूरी है। एक सवाल विद्यार्थी से, मैं भी विद्यार्थी रहा हूं, विद्यार्थी से जानना बहुत जरूरी है। विद्यार्थी क्या चाहता है लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव में जो छात्रों और युवाओं की बात करेगा, छात्रों और युवाओं को रोजगार मुहैया कराएगा, उनको हम वोट देंगे। पूरा रोजगार जो कराएंगे, हम लोग युवा हैं, हमको पैसा चाहिए करके कराएंगे तो वोट देंगे, जो कराएगा उसको वोट देंगे, जो नहीं छात्रों तो देखिए, रोजगार के मुद्दे हैं, नौकरी के मुद्दे हैं, पलायन हो रहा है, तमाम तरह की बातें सामने निकल कर